नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए मॉक टेस्ट में आज ये नवा टेस्ट है जिसमें हम लोग अति संभावित प्रश्नों को पूरी व्याख्या के साथ हल करेंगे। आप भी खुद का इवैल्यूएशन करने के लिए जो है प्रश्नों का उत्तर साथ में देते चलें और लास्ट में जो है वीडियो खत्म होने के बाद अपने स्कोर भी बताएं। साथियों, अगर आप आरओ परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आप एक गंभीर अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं जिसमें कुल 11 फुल टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं और करंट अफेयर्स के 9 टेस्ट। इस तरह से आपको कुल 20 टेस्ट दिए जाते हैं जिसकी पीडीएफ फाइल आपको मिलती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम देने की, ऑनलाइन टेस्ट देने की आपको सुविधा मिलती है जिससे आप बिल्कुल परीक्षा कक्ष जैसा माहौल महसूस कर सकें। तो आपके सामने हमारे क्रैश कोर्स के टेस्ट सीरीज की एक डेमो पीडीएफ की फ़ाइल आपके सामने खुली है। इसी तरह से आपको जो है सारी पीडीएफ जो मैंने आपको बताया दी जाती है। सभी प्रश्न उनके जो है बाइलिंगुअल उनका ट्रांसलेशन यानी जो है हिंदी इंग्लिश में प्रश्न होते हैं, लेकिन व्याख्या जो है संपूर्ण उसकी हिंदी में होती है। प्रश्न का उत्तर देने के साथ ही में उसके बारे में जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, जो भी कंटेंट उस टॉपिक को क्लियर करने के लिए आवश्यक हैं, वो जो है व्याख्या में लिख दी जाती हैं जो आप देख सकते हैं। इसी प्रकार जो है आपको सभी टेस्ट जो आप देंगे ऑनलाइन उसकी पीडीएफ दी जाएगी। तो आप ये कह सकते हैं कि आपको जो है क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में पूरा का पूरा नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है इस क्रैश कोर्स के माध्यम से। तो सबसे पहले आप हमारे इस डेमो टेस्ट की पीडीएफ फाइल को प्राप्त करें। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही पिन कमेंट में दिया हुआ है। अगर आपको कोई असुविधा है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो आप 9506742546 पर कॉल करके मांग सकते हैं। और अगर आप हमारे क्रैश कोर्स से जुड़ना चाहें तो आप ज्वाइन आरओ लिखकर इसी नंबर पर व्हाट्सएप से भेज दीजिए। आपको क्रैश कोर्स से जुड़ने से संबंधित समस्त जानकारी रिप्लाई में दे दी जाएगी। कम से कम समय में सेलेक्टेड मटेरियल के साथ, टारगेटेड अध्ययन सामग्री के साथ और अति संभावित प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से आरओ परीक्षा की तैयारी के लिए इससे बेहतर विकल्प शायद ही कहीं उपलब्ध है। अतः अपना निर्णय शीघ्र लें और इस क्रैश कोर्स प्रोग्राम से जुड़ें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं हिंदी से। तत्सम से तद्भव बने सही शब्द युग्म को खोजिए। यानी इसमें से एक सही शब्द युग्म है जो तत्सम से तद्भव जिसमें बनाया गया है वो कौन सा है, इसमें से देखना है। तो इसमें दक्षिण का दाहिना बिल्कुल गलत है, नहीं हो सकता है। श्वश्रु का ससुर ये भी गलत है। खटिया का खाट ये भी गलत है। त्वरित का जो है तद्भव शब्द क्या होता है, तुरंत। डी ऑप्शन इसमें सही है। बाकी में छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं, उनको समझते हैं कि वो क्यों गलत हैं। तो दक्षिण का जो है तद्भव शब्द क्या होता है, दाहिना होता है। इसी प्रकार जो है श्वशुर, ये जो है इसका तद्भव क्या होता है, ससुर होता है। और खाटवा का जो है खाट होता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण शब्दों को भी यहीं पर देखते हैं। अष्टादश ये क्या है, तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होगा, 18 होगा। इसी प्रकार से तद्भव में आशीष गलत लिखा जाता है, आशीष जो है इस प्रकार से सही लिखते हैं। किसान का जो है तत्सम क्या होगा, कृषाण या कृषक। भेष का जो है वेश होगा। अंगीठी का जो है तत्सम अग्निष्टिका होगा। अटखेली की अष्टक्रीड़ा। आषाढ़ का आषाढ़ इस तरह से लिखा जाएगा। आठ का तत्सम शब्द होगा अष्ट। पीठ का जो है पृष्ठ हो जाएगा। किशन का जो है कृष्ण हो जाएगा। और अंगूठे का तत्सम शब्द जो है अंगुष्ठ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पनही जो है किस प्रकार का शब्द है। तो यानी यहाँ पर हमको देखना है कि व्युत्पत्ति के आधार पर जो है पनही किस प्रकार का शब्द है। तत्सम है, तद्भव है, देशज शब्द है या विदेशज शब्द है। तो पनही जो है एक तद्भव शब्द है जो कि तत्सम शब्द से बना है। और इसका तत्सम शब्द क्या है, उपाना, जो कि इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। कुछ अन्य शब्दों को भी देखते हैं। कपड़ा का जो है तत्सम शब्द क्या होता है, करपट होता है। गधा का जो है गर्दभ होता है। कर्म या काम का जो है कर्म होता है। इसी प्रकार चकवा जो है एक तद्भव शब्द है, उसका तत्सम क्या होता है, चक्रवाक। धर्म का धर्म। नरम का तत्सम क्या होगा, नर्म होगा। आम का आम्र होगा। ऊंट का उष्ट्र होता है। और खजूर का जो है खरजूर तत्सम शब्द होता है। अगला प्रश्न। विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो सबसे पहले नहीं को मार्क करिए जब भी प्रश्न में आएगा। तो कौन सा विकल्प इसमें विलोम की दृष्टि से सही नहीं है, एक एक को देखते हैं।
कर्मिष्ठता का अकर्मिष्ठता बिल्कुल सही है। अनधिकार का साधिकार ये भी सही है। अस्तेय का स्तेय सही है। उपकार का विलोम यहाँ पर अनुपकार दिया है जो कि गलत है। उपकार का विलोम क्या होना चाहिए? अपकार। इस प्रकार से अपकार यहाँ पर सही होगा, इसलिए ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, पोषित शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। तो पोषित के जो है विलोम शब्द कई हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनना है इन विकल्पों में से। तो पोषित का जो सबसे सटीक विलोम शब्द है वो क्या है? अपोषित है। अन्य शब्द भी जो है उससे मिलते जुलते विलोम लगते हैं, लेकिन उनमें भेद है, आगे देखते हैं क्यों। तो अगर सुपोषित की बात करें तो उसका विलोम क्या हो जाता है? कुपोषित हो जाता है। इसी प्रकार से परपोषित का स्वपोषित हो जाता है। कुछ अन्य विलोम शब्दों को देखते हैं। पंथ का विलोम क्या होगा? कुपंथ होगा। पंडित का मूर्ख। न्यूनतम का अधिकतम। न्यून का अधिक। न्यायी का विलोम अन्यायी। न्यायपूर्ण का विलोम अन्यायपूर्ण। न्याय का अन्याय। नौकर का विलोम मालिक। नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम या अनैसर्गिक। निर्दिष्ट का विलोम अनिर्दिष्ट। निर्दय का सदय। निर्णीत का अनिर्णीत। निर्णय का विलोम अनिर्णय। निर्जीव का विलोम सजीव। निर्जल का सजल। निर्गुण का विलोम सगुण होगा, और निर्गमन का आगमन। निरुद्विग्न का विलोम जो है उद्विग्न होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विराम चिन्हों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है या कौन से वाक्य सही हैं। तुम आज विद्यालय नहीं गई, यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है क्योंकि इसमें सेंस ही आ रहा है कि ये प्रश्नवाचक है, पूछा जा रहा है कि तुम आज विद्यालय नहीं गई। तो इस तरह से पहला वाक्य तो सही है। शुभम, रितेश और विजय साथ में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो विराम चिन्ह लगा है ये गलत लगा, इसलिए ये वाक्य जो है गलत है। विदेहराज की पुत्री वैदेही राम की पत्नी थी, तो यहाँ पर जो है विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा है विराम चिन्हों में, ये भी गलत है। इस प्रकार केवल जो है पहला वाक्य सही है। बाकी वाक्यों में क्या गलती है इसको देखते हैं। शुभम के बाद जो है कॉमा लगना चाहिए था। शुभम, रितेश और विजय साथ रहते हैं। फिर विदेहराज की पुत्री वैदेही के बाद भी कॉमा लगना चाहिए था, ना कि विस्मयादिबोधक चिन्ह। वैदेही राम की पत्नी थी, तो ये इस प्रकार ये दोनों वाक्यों का शुद्ध रूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सही वाक्य का इनमें से चयन करना है हमको, कौन सा वाक्य इसमें से सही है। मेरी घड़ी में 3 बजा है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बजा है शब्द यहाँ पर गलत प्रयोग हुआ है। हमारी प्रदेश की जनता बहुत सहनशील है, तो यहाँ पर क्या गलती दिख रही है? हमारी में गलती है। उसे बीड़ा बजाना नहीं आता, यहाँ पर क्या है? यहाँ तो जो है पूर्ण विराम का चिन्ह गायब है, तो ये तीनों ही वाक्यों में त्रुटि है। रेलगाड़ी में भारी संख्या में भीड़ थी, ये जो है यहाँ पर सही है। तो जो वाक्य गलत थे उनको जो है शुद्ध रूप उनका देखते हैं। मेरी घड़ी में 3 बजा है, तो इसमें क्या गलती थी? तो मेरी घड़ी में 3 बजे हैं यहाँ पर होना चाहिए। इसका एक नियम भी, इसको भी समझ लीजिए कि समय में एक के लिए बजा का प्रयोग होता है और शेष के लिए जो है बजे का प्रयोग होता है। यानी अगर 1 बजा है तो लिखा जाएगा कि 1 बजा है, लेकिन अगर वहीं पर 2 है तो उसके साथ बजे का प्रयोग होगा, और 2 के बाद जितनी भी संख्याएं हैं समय में वो सभी जो है बजे यानी बहुवचन की तरह जो है उनको ट्रीट किया जाएगा। अगला, हमारी प्रदेश की जनता बहुत सहनशील है, तो यहाँ पर हमारी की जगह हमारे प्रदेश की जनता बहुत सहनशील है। उसे वीणा बजाना नहीं आता, यहाँ पर जो है पूर्ण विराम का चिन्ह नहीं दिया हुआ था, तो यहाँ पर जो है उसमें पूर्ण विराम लग जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं? तो इसमें से हम देखते हैं सी ऑप्शन को देख लेते हैं। अवनी, मही और इला, ये सभी जो है पृथ्वी के पर्यायवाची हैं सारे के सारे। बाकी सभी में भी पृथ्वी के कुछ पर्यायवाची दिए हैं, लेकिन पूरा वर्ग वो जो है पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, इसलिए जो है वो सही नहीं हो सकता है। तो पृथ्वी के पर्यायवाची क्या है? भू, अवनी, भूमि, धरा, अचला, मही, मेदनी, इला। विकल्प ए में भू जो शब्द था वो पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि भूधर जो है वह गिरी, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी प्रकार विकल्प बी में धरा शब्द जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि भव
जगत का पर्यायवाची और अपगा जो है नदी का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प सी में जो है सभी शब्द जो है पृथ्वी के पर्यायवाची है, जो हमने बात कर ली। विकल्प डी की बात करें तो भूमि शब्द जो है पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि भा जो दिया हुआ था वो ज्योति का पर्यायवाची है, और दामिनी शब्द जो दिया था सी में डी में वो बिजली का पर्यायवाची शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस जोड़े में पर्यायवाची शब्द अशुद्ध दिया है, यानी ये जो है समानार्थी अर्थ वाले शब्दों के जोड़े हैं। तो महेंद्र का जो है समानार्थी शब्द क्या होता है, राजा, बिल्कुल सही है। प्रदोष काल का भी समानार्थी संध्या होता है। द्विरद का जो है समानार्थी हाथी होता है, लेकिन चमू का जो है समानार्थी सिंह नहीं होता। चमू किसका समानार्थी होता है, सेना का। सेना के लिए चमू शब्द का प्रयोग किया जाता है। सेना के अन्य पर्यायवाची शब्द देखते हैं, कटक, अनी, दल, वाहिनी, फौज और सैन्य, ये सभी सेना के पर्यायवाची हैं। विकल्पों से जो है अन्य पर्यायवाची शब्दों को देखते हैं। पहले सिंह की बात करते हैं, मृगराज, वनराज, मृगेंद्र, केसर, हरि और शार्दुल। राजा के पर्यायवाची शब्द महीपाल, महींद्र, महीप, नरेंद्र, नरेश, नृपति, नृप और भूप। संध्या के लिए प्रदोष काल, गोधूलि, दिनांत, सांझ, सायं और शाम। हाथी के पर्यायवाची बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे गए हैं, गज, कुंजर, हस्ती, मातंग, द्विरद, नाग, द्वीप और करी। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से युग्म जो है इसमें से शुद्ध है, यानी जो समानार्थी शब्दों के युग्म हैं इनमें से कौन से शुद्ध हैं, हमको ये बताना है। तो एक एक को देखते हैं। आदृश्य यानी जो दिखाई न दे, बिल्कुल सही है। आदृष्ट ये भाग्य के लिए जो है समानार्थी शब्द है। फिर अवलंब, अवलंब का जो है शीघ्र नहीं होता, अविलंब का सहारा नहीं होता, दोनों गलत हैं। इसका सही क्या होना चाहिए था, अवलंब यानी सहारा और अविलंब यानी शीघ्र। अगर इसको इस तरह से लिखते तो ये सही हो जाता। अगला ऑप्शन देखते हैं, अवधान यानी प्रशंसित कार्य, बिल्कुल सही है। अवधान मतलब योग या ध्यान। तो इस प्रकार से 1 और 3 ऑप्शन इसमें सही हैं, यानी सी जो है इसमें सही होगा। अवलंब और अविलंब का जो है क्रमशार्थ, अवलंब का सहारा होता है और अविलंब का जो है शीघ्र होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, तर्क और तक्र शब्द युग्म का जो है उपयुक्त अर्थ इसमें से क्या होगा। तो तर्क का अर्थ जो है बहस होता है, आप जानते हैं 2 ऑप्शन में बहस का यहाँ पर यूज़ किया गया है। लेकिन तक्र शब्द जो है ये थोड़ा सा स्पेशल है, हो सकता है आपको ना भी पता हो। तो तक्र शब्द जो है ये छाछ के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह से ए ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। तर्क का सामान्य अर्थ बहस अथवा युक्ति होती है और तक्र का अर्थ होता है छाछ, इसलिए विकल्प ए सही है। कुछ जो है इसी प्रकार के समान अर्थ रखने वाले जो है शब्दों को देखते हैं। जैसे तनुजा की अगर बात करें तो उसका अर्थ क्या होता है, पुत्री होता है। लेकिन वहीं पर तनुजा हो जाए, ना पर बड़ी यू की मात्रा लग जाए तो ये यमुना का पर्यायवाची होता है। अम्ब जो है आम का पर्यायवाची शब्द होता है, लेकिन अम्बा हो जाए तो ये पार्वती के लिए हो जाता है, और अम्बु हो जाए तो ये जल का पर्यायवाची शब्द होता है। फिर तरणी अगर अणा पर छोटी की मात्रा है तो सूर्य का पर्यायवाची। इस तरण का जो है समानार्थी ही है, ये समान रूप से इसका भी अर्थ यमुना होता है। तो दोनों तरणी जो है एक तरह से ही लिखे हैं, इन दोनों का जो है सूर्य यमुना कमरा हो गया। तरणी अगर लिखा है बड़ी की मात्रा लगी है तो उसका जो है अर्थ क्या होता है, नाव होता है, और तरुणी जो है युवती के लिए प्रयोग होता है। तो इस तरह के प्रश्न जो है प्रायः पूछे जाते हैं कंफ्यूज करने के लिए। अगला प्रश्न क्या है, यहाँ पर विशेष शब्द दिया हुआ वत्स। तो वत्स विशेष से बनने वाले विशेषण को हमको चुनना है। तो वत्स से कौन सा विशेषण बनेगा, वत्सल, ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यांश किस विशेषण की ओर इंगित करते हैं। किलो भर घी, यानी यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, मात्रा के बारे में बताया जा रहा है। सारा धन बहुत तेल, यानी किसी भी मात्रा को बताने वाले शब्द जब विशेषण की तरह प्रयोग होते हैं तो वो कौन सा विशेषण होता है, तो वो जो है परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण होता है। परिमाण बोधक विशेषण संख्यावाचक विशेषण का ही एक भेद है। इससे वस्तु की नाप, तौल व मात्रा का बोध होता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए दामिनी ऐप का संबंध किससे है? तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग प्रश्न है, क्योंकि दामिनी करके जो है एक पोर्टल भी है, उसका भी ऑप्शन यहाँ पर दिया है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन दामिनी ऐप जो केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसका संबंध है बिजली की चेतावनी से, यानी कहीं पर बिजली गिरने वाली हो तो उसके बारे में ये चेतावनी देता है ऐप। दामिनी ऐप बिजली चेतावनी हेतु लॉन्च किया गया है। केंद्र सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने ये ऐसा ऐप बनाया है जो बिजली गिरने से पहले 30-40 मिनट पहले ही आपको सावधान कर देगा। यह ऐप बिजली गिरने की समय पूर्व सूचना देने के साथ ही बचाव की भी जानकारी देता है। तो ये बात की हमने दामिनी ऐप के बारे में। अब दामिनी जो है हेल्पलाइन और पोर्टल की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सड़क परिवहन निगम यानी यूपीएसआरटीसी ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक हेल्पलाइन कॉलिंग और व्हाट्सएप सेवा दामिनी शुरू की है। हेल्पलाइन के लिए एक अलग नंबर है 81142 और 5x7, इसको सब्सक्राइब किया गया है, जो कि निर्भया योजना का ही विस्तार है। और एक ऐप है आरंभ ऐप। आरंभ ऐप जो है ये सड़क सुरक्षा से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, काजिंद 2019 ये सैन्य अभ्यास है, इसका संबंध किसके साथ है? तो इसका संबंध है कजाकिस्तान के साथ। कजाकिस्तान और भारतीय थल सेना द्वारा इसको किया गया था। ये संयुक्त सैन्य अभ्यास है। 2019 में इसका आयोजन उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में किया गया था। कुछ और सैन्य अभ्यास 2019 के देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक जो है जब से कोरोना संकट आया है कोई भी सैन्य अभ्यास की जो है सूचना नहीं मिली है। तो भारत और मंगोलिया के बीच कौन सा हुआ? नोमैडिक एलिफेंट 2019 में। भारत और थाईलैंड की सेनाओं के बीच कारपेट सैन्य अभ्यास हुआ। भारत और श्रीलंका के बीच स्लिनेक्स हुआ। और ये सभी जो नाम है, चाहे 2019 हो चाहे 2020 हो, लगभग सभी जो है इन्हीं देशों के साथ होते रहते हैं। इनका संस्करण जो है चेंज होता रहता है। अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और में जो है सैन्य अभ्यास हुआ, उसका नाम क्या था? आयरन यूनियन 12। एससीओ यानी संघाई सहयोग संगठन के सदस्यों के मध्य नई दिल्ली में सैन्य अभ्यास हुआ था, जिसको एससीओ जेटेक्स नाम दिया गया था। 2019 में हुआ था। फिर भारत और फ्रांस के बीच होने वाला सैन्य अभ्यास का नाम क्या था? शक्ति था। भारत उज्बेकिस्तान के बीच दस्तिल्क अभ्यास जो है आयोजित हुआ था। इसके बाद एक नवीनतम सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है संप्रीति। संप्रीति 2020 इसको नाम दिया गया है। ये भारत और बांग्लादेश में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है, जो 13 से 16 फरवरी 2020 के बीच उमरोई नामक स्थान है मेघालय में, वहाँ पर आयोजित हुआ। अगला प्रश्न, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में वीपीएन का पूरा नाम क्या है? तो ये बहुत ही आसान प्रश्न है आप लोग के लिए, निश्चित रूप से आपको पता होना चाहिए। तो वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट होगा। वीपीएन एक प्रकार का नेटवर्क है जो किसी प्राइवेट नेटवर्क से जुड़ने के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके बनाया जाता है। अगला प्रश्न, एमएस ऑफिस में न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं, यानी कौन सी की सेलेक्ट करते हो? कि इसके लिए जो है की कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ता है, शॉर्टकट की। तो एमएस ऑफिस में अगर कोई नया डॉक्यूमेंट हमको ओपन करना है तो उसके लिए हम कंट्रोल एन दबाते हैं। पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न, मत्स्य पालन यानी मछली पालन के लिए कौन सी परिस्थितियां अनुकूल होती हैं? तो यहाँ पर बात की जा रही है जलवायु परिस्थितियों की, जो आपने पढ़ा भी होगा भूगोल में। तो इसके लिए जो है छिछले समुद्र उपयोगी होते हैं। ठंडी व गर्म जलधाराएं जहाँ पर मिलती हैं उनका संगम स्थल होता है, वो भी जो है बहुत ही अच्छे मत्स्य ग्रहण क्षेत्र माने जाते हैं। उसके अलावा प्रशीतन व्यवस्था, तो इस तरह से डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, यानी तीनों ही जो है इसमें परिस्थितियां जो दी हैं वो अनुकूल होती हैं। इसके बारे में कुछ और खास बातें पूछी जाती हैं। मत्स्य ग्रहण के प्रमुख क्षेत्र जो है 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं, तथा महाद्वीपीय निमग्न तट, जिनको हम कोस्टल शेल्फ के नाम से जानते हैं, यहाँ से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। चीन जो है विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। विश्व में जो है 90% मछली जो है समुद्रों से पकड़ी जाती हैं और 10
90% मछलियाँ जो है ये आंतरिक क्षेत्र से, जिसमें नदियाँ, तालाब, पोखर, झीलें सभी कुछ शामिल हैं। तो 90% जो है मछली का उत्पादन जो है समुद्र से प्राप्त होता है। मत्स्य पालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष, ये भारत सरकार द्वारा बजट में बनाया गया था। इसके बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 2018 में की गई थी। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको हम नाबार्ड कहते हैं, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड हो गया। उसके अलावा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी NCDC, इसका भी फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो नाबार्ड, NCDC और सभी अनुसूचित बैंक इसके लिए प्रमुख ऋणदाता निकाय होंगे। अगला प्रश्न, अफ्रीका महाद्वीप विश्व के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ये। तो अफ्रीका महाद्वीप जो है आप जानते हैं कि एक विस्तृत महाद्वीप है। इसके बारे में पूरी डिटेल अभी हम लोग व्याख्या में देखेंगे। सबसे पहले जो है आपको ये बताना है कि ये कितने प्रतिशत भाग में फैला हुआ है। तो ये 20.2% भाग में फैला हुआ है और साथ ही जो है विश्व की 16.64% जनसंख्या जो है यहाँ पर निवास करती है। अफ्रीका का सर्वाधिक सघन बसाव वाला क्षेत्र जो है नील नदी की घाटी है, जहाँ अफ्रीका की लगभग 12% जनसंख्या निवास करती है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? नाइजीरिया है। ये पश्चिम अफ्रीका का एक प्रमुख देश है। इसकी राजधानी अबुजा और सबसे बड़ा शहर जो है लागोस है। तो ये जो है इसके बारे में बात हो गई। अब अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक आबादी वाले देश में दूसरे स्थान पर और तीसरे स्थान पर कौन है? तो दूसरे स्थान पर इथोपिया है और तीसरे स्थान पर इजिप्ट है, यानी सेकंड इथोपिया और थर्ड जो है इजिप्ट है और पहले स्थान पर नाइजर है। अफ्रीका जो है विश्व का सबसे बड़ा दूसरा महाद्वीप है। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है कि ये सबसे बड़ा जो है सेकंड नंबर का महाद्वीप है विश्व में। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों अक्षांश रेखाएं गुजरती हैं, चाहे वो विषुवत रेखा हो, कर्क रेखा हो और मकर रेखा हो, तीनों ही यहाँ से गुजरती है। अफ्रीका में कुल 55 देश हैं, जिसमें से 49 देश जो है स्थल पर हैं तथा 6 देश जो है द्वीपीय देश हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया है तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? नाइजीरिया है। अफ्रीका का सबसे छोटा देश अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वो कौन सा है? सेशल्स है, जो कि एक द्वीपीय देश है और ये कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा द्वीपीय देश कौन सा है? मेडागास्कर है, लेकिन ये सबसे बड़ा द्वीपीय देश है, याद रखिएगा, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है कौन सा है? अल्जीरिया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है इसमें 3 देश शामिल हैं, सोमालिया, इथोपिया और जिबूती। पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन जो है। और इसके बारे में कुछ सामान्य जानकारियां जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। विषुवत रेखा पर अफ्रीका के 7 देश स्थित हैं, यानी 7 देशों से विषुवत रेखा गुजरती है। साओ टोम, गैबोन, कांगो रिपब्लिक जिसको जायरे कहा जाता है, युगांडा, केनिया और सोमालिया। दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर 2 स्थलरुद्ध या भूमिबद्ध देश हैं, यानी जो है लैंड लॉक्ड कंट्रीज हैं। कौन कौन से? एक तो स्वाजीलैंड हो गया और एक लेसेथो हो गया। अफ्रीका में एकमात्र ज्वालामुखी है माउंट कैमरून देश में जो कि स्थित है। विक्टोरिया झील विषुवत रेखा पर स्थित है। विक्टोरिया झील तंजानिया, युगांडा और केनिया की सीमा पर स्थित है। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर युगांडा, दक्षिणी सूडान, मिस्र में प्रवाहित होते हुए भूमध्य सागर में यानी मेडिटेरियन सी में जाकर अपना मुहाना बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हैं, इनमें से कौन कौन से सही हैं इसके बारे में हमको बताना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। तो ये कथन बिल्कुल ही सही है, क्योंकि ये सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगला, मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी करने की शक्ति या अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। तो आप जानते हैं सर्वोच्च न्यायालय के
अलावा जो है उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं, इसलिए ये कथन जो है बिल्कुल गलत है। तो इस तरह से इसमें केवल जो है एक कथन जो है पहले नंबर का सही है। आपराधिक प्रक्रिया संहिता, जिसको हम सीआरपीसी कहते हैं, इसकी धारा 406 के तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय किसी भी एक उच्च न्यायालय से किसी भी मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर कर सकता है। कथन 2 सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालय भी रिट जारी कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के तहत निम्नलिखित रिटें जारी करने का अधिकार है। कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसको हम हैबियस कार्पस कहते हैं, परमादेश, जिसको हम रिट ऑफ मैंडमस कहते हैं, प्रतिषेध रिट, प्रोविशन, उत्प्रेषण लेख, रिट ऑफ सर्टोरियाई और अधिकार परीक्षा क्यो वारंटो। लेकिन उच्चतम न्यायालय के अलावा जो है उच्च न्यायालय के लिए भी आपको पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो है उच्च न्यायालय भी निम्नलिखित रिटों को निकाल सकता है। अब इन रिट्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते रहे। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं। ये रिट उस अधिकारी के विरुद्ध दायर की जाती है जो किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर रखता है। तो इसमें क्वेश्चन जो आज तक पूछे गए हैं ज़्यादातर यही पूछे गए हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके विरुद्ध जो है जारी होता है। तो ये उस अधिकारी को संबोधित होता है, उसके विरुद्ध दायर होता है जो किसी को हिरासत में बंदी बनाकर रखता है। इस रिट को जारी करके कैद करने वाले अधिकारी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय में पेश करे। इस रिट का मूल उद्देश्य मूल अधिकार में दिए गए दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का अनुपालन करना है। ये रिट अवैध बंदीकरण के विरुद्ध प्रभावी कानूनी सहायता या राहत प्रदान करता है। दूसरी तरह का रिट कौन सी होती है? परमादेश, जिसको हम मैंडमस कहते हैं। ये रिट जो है न्यायालय द्वारा उस समय जारी किया जाता है जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार करे और जिससे लिए कोई अन्य विधिक उपचार या कानूनी रास्ता प्राप्त ना हो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमादेश किसके विरुद्ध जारी होता है, तो ये किसी लोक अधिकारी के लिए यानी पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध जारी होता है जो अपने अधिकारों का, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है। इस रिट के द्वारा किसी लोक पद के अधिकारी के अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालय अथवा निगम के अधिकारी को भी आदेश दिया जा सकता है कि वह उसे सौंपे गए कर्तव्य का पालन सुनिश्चित करे। तो वो जो है किसी निगम को यानी किसी कॉर्पोरेट बॉडी को भी जो है न्यायालय जो है जारी कर सकता है। तीसरी तरह की रिट है प्रतिषेध रिट या प्रोहिबिशन। ये रिट किसी उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है। तो क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी होती है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को अपनी अधिकारिता के बाहर कार्य करने से रोका जाता है। मान लीजिए कोई न्यायालय है, कोई सेशन कोर्ट है या कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वो कोई ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रही है जो उसकी अधिकारिता में, उसके ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उस पर रोक लगा सकता है कि आप इस मुकदमे की सुनवाई नहीं कर सकते हैं। इस रिट के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को किसी मामले में तुरंत कार्रवाई करने तथा की गई कार्रवाई की सूचना उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया जाता है। उत्प्रेषण लेख रिट ऑफ सर्टोरियाई, ये रिट भी अधीनस्थ न्यायालयों को ही जारी किया जाता है और इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय भेजें। उत्प्रेषण लेख का मतलब उच्चतर न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में चल रहे किसी मुकदमे के प्रलेख या डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा मात्र है। इसका यह तात्पर्य नहीं कि उच्चतम न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध ही हो। फिर लास्ट रिट कौन सी है? अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो। इस रिट को उस व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जाता है जो किसी एक ऐसे लोकपद को धारण करता है यानी पब्लिक पोस्ट को धारण करता है जिसे धारण करने का अधिकार उसे प्राप्त नहीं है। यानी कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जो को जाकर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके विरुद्ध ये जारी होता है। इस रिट द्वारा न्यायालय लोकपद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की भी जांच करता है। यदि उसका दावा निराधार पाया जाता है तो उसे पद से निष्कासित कर देता है। इस रिट के माध्यम से किसी लोक पदाधिकारी को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश देने से रोका जाता है। यानी ये डीएम है कोई, वो कोई ऐसा आदेश जारी करते हैं जो उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो क्यो वारंटो रिट के माध्यम से उनको जो है न्यायालय रोक सकता है। अगला प्रश्न,
किसका संबंध लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक से है? यानी ब्लैंक चेक जो लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया है, इसको किसके अंतर्गत रखा जाएगा? तो इसको जो है, तो ये एक प्रकार की उपमा है जो प्रत्ययानुदान के लिए दी जाती है कि वो ब्लैंक चेक है। प्रत्ययानुदान किसी आकस्मिक व तुरंत आवश्यकता वाले मद पर खर्च से संबंधित है। इसे लोकसभा द्वारा कार्यपालिका को दिया गया ब्लैंक चेक कहते हैं, क्योंकि इसके लिए पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होता है। कुछ संवैधानिक उपबंध देखते हैं। अनुच्छेद 116, इसमें क्या क्या होता है? लेखानुदान होता है, प्रत्ययानुदान होता है और अपवादानुदान होता है। अनुच्छेद 115 में क्या होता है? अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान से संबंधित है अनुच्छेद 115। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दो सूचियां दी हुई हैं। पहली सूची में अभिलेख दिए हुए हैं और दूसरी सूची में संबंधित शासकों को हमको सुमेलित करना है। तो एक एक को चल के देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख बहुत ही फेमस अभिलेख है, निश्चित रूप से आपको पता होगा। हाथी गुम्फा अभिलेख का संबंध किससे है? खारवेल से संबंधित है। इसके बाद नासिक प्रशस्ति की बात करें तो नासिक प्रशस्ति जो है गौतमी पुत्र सातकर्णी से संबंधित है। देवपाड़ा अभिलेख ये महाराजा विजयसेन से संबंधित है और भीतरी गुफा अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। तो इस तरह से सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख खारवेल से संबंधित है, नासिक प्रशस्ति गौतमी पुत्र सातकर्णी से, देवपाड़ा विजयसेन से और भीतरी अभिलेख जो है स्कंदगुप्त से संबंधित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन पुरास्थल अफगानिस्तान से संबंधित है? तो इसमें से मुंडी गाक, ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही है। मुंडी गाक जो है ये अफगानिस्तान का ही जो है एक स्थल है जो उससे संबंधित है। मितथाल जो है हरियाणा का स्थल है। प्रभास पाटन ये गुजरात में कठियावाड़ प्रांत में स्थित है और संघोल ये पंजाब में, जो कि भारत का हिस्सा पंजाब है, उसमें है। अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी द्वारा 1867-68 में किए गए राष्ट्रीय आय के आकलन में कौन से बिंदु समाहित थे? तो दादा भाई नौरोजी ने जो है भारत में सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था, उनसे संबंधित ये दोनों ही कथन है। भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी, तो ये कथन क्या है? बिल्कुल सही कथन है। उस समय भारत की आय विश्व की कुल आय की 12.2% थी, ये भी जो है बिल्कुल सही कथन है। तो इस तरह से इसका सी ऑप्शन सही होगा, यानी दोनों ही कथन जो है बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन जो है दादा भाई नौरोजी ने किया था। उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। अगला प्रश्न, किस पंचवर्षीय योजना में भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला स्टील प्लांट जो है स्थापित किए गए थे? तो इसका उत्तर बहुत ही आसान है। अगर आप ध्यान दें तो पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कृषि के विकास पर पूरी तरह से और सामुदायिक कार्यक्रमों पर आधारित थी। दूसरी पंचवर्षीय योजना में मुख्य फोकस था भारी उद्योग। तो ये सारे उद्योग जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुए थे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 तक जो है चली थी और पीसी महालनोबिस मॉडल पर यह आधारित थी। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में स्टील प्लांट स्थापित किए गए थे और किसके सहयोग से स्थापित किए गए थे ये भी पूछा जाता है। तो भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। इसमें पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर का सहयोग प्राप्त हुआ था। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसमें ब्रिटेन ने सहयोग किया था। और राउरकेला जो है उड़ीसा में स्थित है, जिसमें पश्चिमी जर्मनी ने सहयोग किया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है या गलत है? एक एक करके देखते हैं। पहला कथन देखते हैं, 60 किलोग्राम के मनुष्य में 60 × 10⁻15 कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही है। शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका का भार 3.3 पाउंड होता है, ये भी सही है। एक सामान्य कोशिका का भार 10 नैनोग्राम होता है, ये कथन बिल्कुल गलत है। और एक सामान्य कोशिका 10 माइक्रोमीटर आमाप की होती है, यानी ये जो है इसकी माप होती है। तो इसमें से जो गलत कथन है डी भी सही है, बी भी सही है, ए भी सही है, सी जो है गलत है।
तो यहाँ पर 10 नैनोग्राम ना होकर क्या होना चाहिए था, 1 नैनोग्राम होना चाहिए था, तब ये जो है सही होता। अब कोशिका से जुड़े कुछ और भी तथ्य देखते हैं। तो एक सामान्य कोशिका का भार जो है 1 नैनोग्राम होता है। कोशिका जीवन की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है, यानी सेल इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ और लिविंग बीइंग। कोशिका की खोज वर्ष 1665 में रॉबर्ट हुक द्वारा की गई थी, लेकिन इनके द्वारा जो कोशिका देखी थी वो कौन सी थी, डेड सेल्स थी, क्योंकि इन्होंने कॉर्क सेल का जो है सेक्शन काट के जो है माइक्रोस्कोप में देखा था। लेकिन जीवन की आधारभूत संरचना की खोज करने के कारण रॉबर्ट हुक को ही जो है कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी का जनक कहा जाता है। मृत कोशिकाओं की खोज के कुछ वर्षों बाद जो है 1674 में एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो है थोड़े से उन्नत माइक्रोस्कोप से जो है जीवित कोशिकाओं की खोज की, यानी सबसे पहले जीवित कोशिकाओं की खोज जो है एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की। ल्यूवेनहॉक ने जो कोशिका देखी थी वो क्या थी, एक एनिमल सेल थी। वहीं पर मालपीघी जो है उन्होंने जो है सबसे पहले एक प्लांट सेल को देखा था, प्लांट सेल की खोज की थी, यानी उसकी संरचना का अध्ययन किया था। एक प्रश्न ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ी पादप कोशिका या प्लांट सेल कौन सी है, तो कपास के जो फाइबर होते हैं, कपास के जो तंतु होते हैं, उसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो जो है पूरे पादप जगत में सबसे बड़ी सेल होती है। इसकी लंबाई जो है 55 से 60 सेंटीमीटर तक हो सकती है। अगला प्रश्न, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो सबसे पहले प्रोटीन टर्म जो दिया था वो बर्जीलियस ने दिया था। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही होगा। प्रोटीन जो है अत्यंत जटिल और नाइट्रोजन से युक्त पदार्थ होते हैं और ये जो है अमीनो अम्ल से बने होते हैं। यानी कभी पूछा जाए कि प्रोटीन की जो है बेसिक यूनिट या इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई जो है अमीनो एसिड्स होती है। प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग बर्जीलियस ने किया था। उत्तर प्रदेश में अमरूद नगरी के नाम से कौन सा शहर या जिला विख्यात है? तो प्रयागराज या जो है पुराना इलाहाबाद नाम जो है प्रयागराज शहर या जिला जो है उत्तर प्रदेश में अमरूद नगरी के नाम से मशहूर है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर को संगम नगरी भी कहते हैं, कुंभ नगरी, तीर्थराज कहते हैं और अमरूद नगरी के नाम से भी जानते हैं। मलिहाबाद जो लखनऊ में स्थित है इसको आमों का नगर कहते हैं क्योंकि आम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। वाराणसी को विश्वनाथ नगरी, घाटों का नगर, मुक्ति नगर और पंडों का नगर भी कहा जाता है। मथुरा जो है इसको कृष्ण नगरी या पेड़ा नगर भी कहते हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ प्रसिद्ध मंदिर दिए हुए हैं और उनसे संबंधित जनपद दिए हुए हैं, उनका हमको सुमेलन करना है, तो एक एक को मिलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विश्वनाथ मंदिर जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है, वाराणसी में स्थित है। फिर महर्षि वाल्मीकि का आश्रम कहाँ पर है? विठूर में है जो कि कानपुर में गंगा किनारे स्थित है। वराह भगवान का मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है एटा जनपद में स्थित है। और दशावतार मंदिर जो कि एक गुप्तकालीन मंदिर है, ये कहाँ पर है? ये ललितपुर में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, आयुध निर्माण दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। आयुध निर्माण दिवस भारत में प्रतिवर्ष 18 मार्च को मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे देश में रक्षा उपकरणों की प्रदर्शनी व विभिन्न आयु वर्ग में आयुध दौड़ का आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में ये स्थित है और इसका गठन जो हुआ था वो 7 अप्रैल 2004 को हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा इसके गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। अब हम भारत के कुछ जो है बड़े संस्थान और उनके मुख्यालय कहाँ पर स्थित हैं इसको देख लेते हैं। इस तरह के प्रश्न जो है प्रायः पूछे जाते हैं। तो वैज्ञानिक एवं तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली आयोग ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान ये हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ संस्थान तिरुपति में है। श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ पर है? ये नई दिल्ली में है। राष्ट्रीय बाल भवन कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में।
केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान, अभी जल्दी एक एग्जाम में पूछा गया था, मैसूर में स्थित है। भारतीय उच्चतर अनुसंधान परिषद शिमला में है। भारतीय समाज विज्ञान अनुसंधान परिषद ये नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय विज्ञान संस्थान बंगलुरु में है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंध संस्थान ग्वालियर में स्थित है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है। केंद्रीय हिंदी संस्थान ये कहाँ पर है? आगरा में है, या जिसको हम शुष्क भूमि अनुसंधान संस्थान भी कहते हैं, जोधपुर में स्थित है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली। सामाजिक वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्स्थापना संस्थान इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान ये देहरादून में है। जीबी पंत हिमालय पर्यावरण एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा में है, जो कि उत्तराखंड में स्थित है। हिमालय वन अनुसंधान संस्थान शिमला में है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान ये भोपाल में है। भारतीय प्लाईवुड उद्योग अनुसंधान संस्थान बंगलुरु में है। वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। वन उत्पादकता केंद्र रांची में है। वनिकी अनुसंधान तथा मानव संसाधन विकास संस्थान ये छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में है। वर्षा वन यानी रेन फॉरेस्ट अनुसंधान संस्थान जोरहाट असम में स्थित है। लकड़ी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान बेंगलुरु में है। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान फरीदाबाद में। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण कोलकाता में है और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये भी कोलकाता में ही है। भारतीय वन सर्वेक्षण ये जोरहाट असम में है। भारतीय उष्णकटिबंधीय संस्थान कहाँ पर है? जबलपुर यानी मध्य प्रदेश में है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमने 30 प्रश्नों को इस सीरीज में सॉल्व किया। तो मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।